नमस्ते स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था। आज थोड़ा एडवांस में लेके जा रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, तो हमने उसके लिए वेव फ्रंट पढ़ा था, ह्यूजेंस का प्रिंसिपल पढ़ा था, और आज हम आगे ह्यूजेंस प्रिंसिपल को लेके हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। अब देखो, कोई भी एक प्लेन वेव है, अब उसको आप किसी और मीडियम के सरफेस पे भेजोगे तो होगा क्या इसका। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, ओके। लेट पी पी डैश रिप्रेजेंट द सरफेस सेपरेटिंग मीडियम वन एंड मीडियम टू। मीडियम वन और मीडियम टू को सेपरेट करने वाला पी पी डैश है। ओके, नाउ लेट वी वन एंड वी टू बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन एंड मीडियम टू। देखो, वी वन इन मीडियम वन एंड वी टू इन मीडियम टू। मीडियम टू शायद डेंस है, शायद नहीं है, डेंस ही है, इसलिए उसकी स्पीड v1 के कंपैरिजन में कम होगी। ओके, वी अज्यूम अ प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट? ए बी। ये ए बी जो प्लेन वेव फ्रंट है वो क्या होगा? इज प्रोपोगेटिंग इन द डायरेक्शन ए डैश ए। ए डैश ए मतलब ऐसे आप देख सकते हो ना, टेढ़ा आ रहा है, स्ट्रेट नहीं आ रहा है, टेढ़ा। ऐसे पूरा आप मान लो ना, मैं आपको देखो एक समझाता हूँ। समझाने के लिए बेस्ट रहेगा, इसको थोड़ा हम आउटलाइन वाउटलाइन चेंज कर दें, बोल्ड कर दें। हाँ, अब देखो समझ में आएगा। अब देखो, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, आपको उसको कहाँ पे लाना है? आप उसको क्या कर रहे हो? नीचे लेके आ रहे हो, नीचे लेके आ रहे हो। ये प्लेन वेव फ्रंट ए डैश ए डैश आ रहा है, ए डैश आ रहा है, ए डैश आया। अब जैसे ही वो ए पे पहुंचा, देखो ए पे पहुंच गया, पहुंच गया। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको उसको क्या करना है? नीचे लेके आना है, 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 नीचे लेके आना है। जैसे ही वो ए पे पहुंचेगा, अब चेक करो ए पे पहुंच रहा है। अब सबसे पहले उसका कौन सा पार्ट टच करेगा? ए वाला पार्ट उसका टच कर रहा है, बराबर है। अब आपको पता है कि वो वेव फ्रंट कितने सारे पॉइंट से बना होता है? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, तो वो क्या होगा? बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा आगे जाएगा तो नेक्स्ट वाला पॉइंट बैंड होगा, थोड़ा आगे जाएगा तो नेक्स्ट वाला पॉइंट, थोड़ा आगे जाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा आगे 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 जाता आएगा, जाता आएगा, जाता आएगा, नेक्स्ट 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 पॉइंट बैंड होते जाएंगे। अब देखो, पैरेलल नहीं जाएगा। क्यों पैरेलल नहीं जाएगा? समझ पा रहे हो बेटा? ये ऐसे जाएगा तो अब देखो इतना पार्ट है, अब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बैंड होता जाएगा। तो यहाँ के जो पॉइंट्स थे इसके, ये वाला पॉइंट, शायद इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो सके, मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो, हाँ रेडी। अब ये पॉइंट गया, नीचे जाएगा, उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे टच करेगा, तब तक ये पॉइंट तो आगे बढ़ चुका होगा। उसके बाद ये पॉइंट जब यहाँ पे टच करेगा तो ये पॉइंट आगे बढ़ चुका होगा, ये थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा। ये पॉइंट जब यहाँ पे टच करेगा तो ये थोड़ा और आगे बढ़ चुका होगा, ये भी आगे और ये भी आगे। ऐसे जैसे जैसे जो पॉइंट्स आगे बढ़ते जाएंगे तब तक वो और थोड़े 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 पॉइंट्स आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट क्या करेगा? वो क्या करेगा बेटा? अपना सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब जब ये बी वाला बंदा इधर टच कर रहा है तब तक ए वाला बंदा कहां पे पहुंचा? ई तक पहुंचा। अब बोलो इधर ऐसे थोड़ी होता है। मैं क्या समझा? पता चल गया ना बेटा? जब तक ये, अब देखो, ए सबसे पहले यहां पे पहुंचा,
अब सिंस वो दूसरे मीडियम में जाएगा तो जो मीडियम 1 में उसकी स्पीड थी क्या वही स्पीड उसकी मीडियम 2 में होगी ना, नहीं होगी। तो जब तक बी नीचे यहाँ पे टच होगा तो तब तक ए वाला बंदा तो आगे बढ़ चुका होगा ना, वो थोड़ी वेट करेगा कि नहीं मैं खड़ा हूं तू तब तक आ जा। वो जाएगा बट उसकी स्पीड अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, v2। तो वो देखो उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, बीसी के कंपैरिजन में ए ही कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। क्यों, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो दोनों को टाइम टॉ सेम लग रहा है बट स्पीड v1 ज्यादा है मतलब डिस्टेंस ज्यादा। अब मान लो कि भाई मेरी स्पीड 40 और आपकी स्पीड 60 है, तो दोनों 1 घंटे के लिए ट्रैवल करेंगे तो आप 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, अगर मैं कितना ट्रैवल करूंगा 40। तो यही यहाँ पे चीज हो रहा है कि भाई मैंने कम ट्रैवल किया और आपने ज्यादा ट्रैवल किया। क्यों, बिकॉज मेरा मीडियम चेंज था इसलिए। समझ पा रहे हो बेटा ये चीज को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये यहाँ पे पहुंचा तो उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट था वो भी थोड़ा उससे आगे आएगा, थोड़ा आगे थोड़ा आगे, और जो ये बी से यहाँ पे वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आ चुका होगा। क्योंकि जब बी को इधर लाना है, बी को इधर लाना है, देखो ऐसे आप आ रहे हो तो जब उसको लाना है यहाँ तक बी तक, तो उसके आगे के सारे पॉइंट वो ऑलरेडी मीडियम 2 में जा चुके होंगे। तो मीडियम 2 में जाएंगे तो अब हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट बना के क्या बनाएगा, स्फेरिकल। क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनाते हैं, तो सब स्फेरिकल वेव फ्रंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये मिलेगा। अब मुझे एई फाइंड करना है, तो एई मीडियम 2 में है इसलिए उसकी स्पीड v2, और बीसी मीडियम बी है वो बीसी डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए है वो ए ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन द टाइम पीरियड टॉ। तो दोनों का डिस्टेंस अलग होगा, इसका होगा v12 और इसका होगा v2 टॉ। देख लो, लेट टॉ बी द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू ट्रैवल द डिस्टेंस बीसी, thus बीसी इज इक्वल टू क्या हो गया, v1 टॉ हो गया। उसी टाइम ड्यूरेशन में AE ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वी ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ रेडियस v2 टॉ फ्रॉम द पॉइंट A इन द सेकंड मीडियम। ओके, दैट इज स्पीड ऑफ वेव इन द सेकंड मीडियम इज v2, इसलिए देखो यहाँ पे v2 टॉ आया। एंड लेट CE रिप्रेजेंट अ टेंजेंट प्लेन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C। डायग्राम आपको ये बनाना पड़ेगा बेटा, मोस्ट आईएमपी डायग्राम है CE टेंजेंट। टेंजेंट क्योंकि आगे ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, सबका टेंजेंट ये बनेगा। ओके, क्लियर हुआ। देन AE is equal to v2 tau and CE would represent the refracted wave front। अब देखो AE आपका क्या हो गया, AE आपका v2 tau हो गया और CE आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट भी समझ पा रहे हो तो वेव फ्रंट है जो स्पीड से ट्रैवल कर रहा था मीडियम 2 में, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी इसलिए वो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। और क्यों नॉर्मल में बेंड होता है उसका रीजन ही यही है, क्योंकि यहां से उसको यहां तक ट्रैवल करने में जे सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वेरेज ये सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसलिए हमें कैसा दिखेगा, वो किसकी तरफ बैंड होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और उल्टा भी केस हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। नाउ इफ यू कंसीडर द ट्रायंगल एबीसी एंड एईसी, देख लो अब ट्रायंगल एबीसी में देखो एबीसी, उसमें कौन सा है हमारे पास, साइन ऑफ एंगल आई है। साइन ऑफ एंगल आई है तो उसमें हम साइन आई का फॉर्मूला डालेंगे, तो देख लो देयरफॉर साइन आई क्या मिलेगा, बी सी बाय ए सी। बी सी है आपका v1 टॉप अपॉन ए सी, इसको नंबर 1 नाम दे दो। ऑल्सो हमने दूसरा AEC में आपको क्या मिलेगा, साइन आर मिलेगा। साइन आर क्या होगा आपका, AE बाय ए सी। AE आपका क्या है, v2 टॉप बाय ए सी, नंबर 2 हो गया। अब टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन आई बाय साइन आर। ACAC कैंसल, टॉ कैंसल, ये क्या हो जाएगा, v1 बाय v2। क्लियर, v1 बाय v2। समझ में आया इतना, चल इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लिख लिया बेटा। तो अब इसके बेस पे हम ये चीज भी एक साइड में मैं लिख रहा हूं कि मान लो कि भाई r इज लेस देन i, हमारे ये केस में बराबर है, इस केस में r इज लेस देन i, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर साइन आई बाय साइन आर वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा क्योंकि i बड़ा है। अब साइन आई बाय साइन आर ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर मैं ये भी बोल सकता हूँ v1 बाय v2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये ऊपर चला जाएगा तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ v1 इज
greater than v2, स्पीड ऑफ लाइट v1 is greater than v2। ये हमने ऑलरेडी अज्यूम नहीं किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, डायग्राम में लिखा हुआ था कि v1 की स्पीड v2 से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बराबर है? क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट वेव इन मीडियम 2, तो इससे हमें क्या पता चला? v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, इतना लिख लिया। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सेकंड मीडियम विल बी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। बराबर। दिस प्रेडिक्शन इज ऑपोजिट टू द प्रेडिक्शन फ्रॉम द कॉपर्सिकस मॉडल ऑफ लाइट, पुराना जो मेथड था वो, एंड लेटर एक्सपेरिमेंट शोड दैट द प्रेडिक्शन ऑफ द वेव थियरी इज करेक्ट। पुराने मेथड गलत है, वेव थियरी सही। अब देखो, नाउ इफ c रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c है, मान लेते हैं ये, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर क्या हो जाएगा? n1 is equal to c by v1, where is n1 is equal to what? Absolute refractive index of मीडियम 1, एंड n2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? n2 is equal to c by v2, where n2 is equal to absolute refractive index of medium 2। बराबर? पक्का? अभी आप चेक करो, आपको sin i by sin r क्या निकला था? sin i by sin r इज इक्वल टू निकला था v1 by v2। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, c by v2 होल अपॉन c by v1। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, c से कैंसिल हो जाएगा, v1 by v2 आएगा। c by v2 क्या है? n2 by n1 हो जाएगा। अब देयरफॉर इसको कंपेयर करोगे, n1 ऊपर चला जाएगा, n1 sin i, और sin r ऊपर चला जाएगा, तो n2 sin r। इट इज स्नेल्स लॉ। तो हमने वेव फ्रंट वाले कॉन्सेप्ट से भी स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेव फ्रंट से भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सही प्रूव हो गया। हो गया? पक्का? लिख लिया बेटा इतना? ओके। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेना। ये था आपका क्या भैया, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्मेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ का एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको रिलेशन बता देता हूं कि भाई v1 बाय v2 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2, और v1 by λ1 is equal to v2 by λ2। what is lambda? wavelength। wavelength मतलब एक लेंथ, लेंथ मतलब स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम हमने v इनटू t देखा ही था। तो वो फॉर्मेट से भी आप उसको प्रूव कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत आपको काम आ जाएगा वेवलेंथ के फॉर्मेट में। ठीक है, अब जो दूसरा केस जो हम देखने जा रहे हैं वो केस है रिफ्रैक्शन एट रेरर मीडियम। रेरर मीडियम मतलब, अब देख लो, डेंसर से रेरर जा रहे हैं, पहले रेरर टू डेंसर जा रहे थे, तो क्या होगा? तो एक चीज होगी, एक चीज वही, सेम टू सेम वही आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा, बट कहां पे जा रहे हैं? डेंसर टू रेरर जा रहे हैं, मतलब जो डेंसर में B से लेके C तक जाएगा तब तक A जो है उसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, बिकॉज ये आपका कौन सा मीडियम है? रेरर मीडियम है, और ये आपका कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। बाकी तो सब सेम, सब कुछ सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। We now consider refraction of a plane wave at a rarer medium, that is v2 is greater than v1। Speed of light in second medium ज्यादा होगा। Proceeding in a exactly similar manner, we can construct refractive wavefront as shown in figure 10.5। ये figure 10.5। ठीक है, the angle of refraction will now be greater than the angle of incidence। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पुराने केस में क्या था? छोटा था, तो यहाँ पे पूरा उल्टा केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा उल्टा केस हो जाएगा। बट ये जो फॉर्मूला है हमारा n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ये सब जगह पे ट्रू रहेगा।
अब इसके बेस पे हम IC भी डिफाइन कर सकते हैं। वी डिफाइन एन एंगल IC बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, कि मान लेते हैं कि भाई साइन आई, इफ I इज इक्वल टू IC तो R की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन R की वैल्यू। I इज इक्वल टू IC मतलब क्रिटिकल एंगल पे उसको इंसिडेंट करोगे तो रिफ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, साइन R क्या हो जाएगा 1, मतलब R क्या हो जाएगा 90 डिग्री, रिफ्रैक्शन बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर IC, साइन IC को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन I की जगह पे साइन IC अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2 बाय N1, बट साइन R आपका क्या है 1 हो गया, तो साइन IC इज इक्वल टू N2 बाय N1, क्रिटिकल एंगल भी इससे प्रूव हुआ। Therefore, the angle IC is also known as the critical angle, and for all the incidence angles greater than the critical angle, we will not have a refracted wave. अगर IC से और ज्यादा एंगल पे आपने उसको इंसिडेंट करवाया तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, विच वी नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन एट रेयर मीडियम कभी एग्जाम में नहीं आता, बट आपको समझाने के लिए भाई उल्टा केस, यहाँ पे जैसे देखो ये डिस्टेंस कंपैरिजन टू ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट सेम, सिर्फ एक और फर्क आएगा कि भाई I और R, I इज लेस देन R, और लास्ट केस में क्या था, I वाज ग्रेटर देन R, यहाँ पे I इज लेस देन R। डन, आगे बढ़े, पक्का, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन की बारी है। रिफ्लेक्शन हम कैसे पढ़ेंगे, एक सिंपल सा तरीका। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। रिफ्लेक्शन मतलब देखो, अब ये AB है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बराबर, रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, तो जब जब A उसको यहां पे टच किया, B ऊपर था, अब जब B नीचे आने के वक्त तब तक E तो A जो है वो ऊपर चला जाएगा, कहां तक चला जाएगा, E तक। A के बाजू वाला उसके नीचे, उसके बाजू वाला उसका नीचे, उसके बाजू वाला उसके नीचे, उसके बाजू वाला, जस्ट B यहां पे पहुंचेगा। अब ये सब सेम मीडियम में हो रहा है, तो मतलब मान लो टाइम टॉ की बात करते हैं तो AE और BC दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि जितना A ने E तक ट्रैवल किया उतना B ने C तक ट्रैवल किया, सेम मीडियम है, याद करो अभी हमने देखा। तो आपके पास दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, ये भी 90, ये भी 90, ये दोनों सेम है, ये RHS के बेस पे आप क्या बोल सकते हो, I इज इक्वल टू R, क्या बोल सकते हो, I इज इक्वल टू R। देखो ये 90, ये 90, ये हाइपोटेनस सेम हो जाएगा। AE और BC मैंने आपको बताया, तो RHS कॉन्ग्रुएंसीज है, AEC एंड ABC आर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो उसके अंदर जितने भी एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, I इज इक्वल टू R, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे पहला रूल, I इज इक्वल टू R। Consider a plane wave AB incident at angle I on reflecting surface Mn. If V represent the speed of wave in the medium and if tau represent the time taken by the wavefront to advance from B to C, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब जब तक BC तक आया AE तक चला जाएगा। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव वी ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ V tau फ्रॉम पॉइंट A से एक स्फीयर बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे टेंजेंशियली। Okay, let's see represent the tangent plane drawn from point C to the sphere. C से sphere तक ड्रॉ किया तो ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट देख रहा है। ऑब्वियसली A इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू V tau, मैंने आपको समझा दिया, सेम मीडियम है इसलिए। तो अगर आप EAC और BAC दो ट्राइंगल को पकड़े हो, EAC और BAC, तो वो we will find that they are congruent and therefore angle I and R would be equal. This is the law of reflection, I is equal to R over। सिंपल सा तरीका है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना। जब तक ए ई तक पहुंचेगा रिफ्लेक्शन होने के बाद, तब तक बी सी तक पहुंचेगा। हमको दोनों को कैलकुलेशन करना है, उसके बेस पे हमने क्या बताया, आई इज इक्वल टू आर होता है, वो हमने बता दिया। सही है, क्लियर हो गया, पक्का, ओके। चलो अब तीन और छोटे छोटे फिगर्स हैं रिफ्रैक्शन अलग अलग शेप के लिए, लेंस के लिए और प्रिज्म के लिए। नाउ इन फिगर ए, हमारा फिगर ए, वी कंसीडर अ प्लेन वेव पासिंग थ्रू अ थिन प्रिज्म। देखो थिन प्रिज्म में पहले इंसिडेंट प्लेन वेव देख रहे हैं, जाएगा। अब जब तक ये बंदा यहाँ पे पहुंचेगा पहले, तब तक तो ये दूर होगा, मतलब ये रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये यहाँ पे पहुंचेगा फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा, इसलिए जो प्लेन वेव फ्रंट था वो आपका क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। Clearly, since the speed of light wave is less in glass, the lower portion of the incoming wave front, मतलब ये which travels through the greatest thickness of glass, ज्यादातर वही ट्रैवल करेगा, will get delayed resulting in a tilt
इसलिए वो टिल्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको समझाया, वापिस समझाता हूँ, देखो वापिस एक बार आपकी फरमाइश पे। देखो ये प्लेन वेव फ्रंट इस पर टच हुआ, जैसे यहाँ पे टच हुआ, अब वो अंदर जाएगा तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर, बैंड हो जाएगा। फिर ये अंदर जाएगा तो ये भी बैंड हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो ये भी बैंड हो जाएगा, तब तक ये जस्ट यहाँ पे पहुंचा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अब बैंड होता जाएगा, उसके कारण वो उसका रिजल्टिंग वेव फ्रंट है वो क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, फिर वो बाहर निकलेगा। अब बोलोगे सर फिर यहाँ पे तो और भी बैंड होगा, यहाँ पे तो डेंसर से रह जाए। हाँ, फाइनल रिजल्ट उसका सब कुछ बैंड सब होके वो इस तरह से वो इसका ये जो होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव। ओके, तो ये थिन प्रिज्म की बात। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। अब कॉन्वेक्स लेंस को हम उसको दूसरा ये भी नाम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कन्वर्जिंग लेंस नाम बोलते हैं, उसका रीजन है, देखना। इन फिगर बी वी कंसीडर अ प्लेन वेव इंसिडेंट ऑन अ थिक कन्वेक्स लेंस, है कन्वेक्स लेंस में। नाउ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वेव ट्रैवर्स द थिकेस्ट पोर्शन, ये जो बीच वाला पोर्शन है वो सबसे ज्यादा ट्रैवल करता है। ओके, अब जैसे ही आप यहाँ पे ये पहुंचाया, अब देखो ये ऑब्लिकली उसको ट्रैवल, मतलब यहाँ से उसका बैंड नहीं होगा, ये वाला यहाँ पहुंचा थोड़ा बैंड होगा, ये वाला यहाँ पे थोड़ा और बैंड होगा, ये वाला सबसे ज्यादा बैंड होगा। सिमिलरली ये थोड़ा बैंड कम होगा, ये सबसे ज्यादा बैंड होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बैंड होते होते वो किस तरह से हो जाएगा, एक स्फीयर जैसा बन जाएगा, देख लो ऐसे। इसीलिए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सारी लाइट कहाँ पे बैंड होती है, सारी लाइट कहाँ पे बैंड होती है, प्लेन वेव्स होती है तो वो फोकस पे बैंड होती है, बराबर है। ओके, द इमर्जिंग वेव फ्रंट हैज अ डिप्रेशन एट द सेंटर and therefore the wavefront becomes spherical and converges to the point F which we known as the focus। इसलिए सब कहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, फोकस पे। आगे समझ में, आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि भाई जैसे जैसे आप आगे जाते जाओ बैंड होता जाएगा और वो पूरा क्या बना देगा, उसके बाद और बाहर निकलेगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। सेम टू सेम अब मिरर की बात करते हैं। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को भी हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए कन्वर्ज होगा। कन्वर्ट क्यों होगा, जैसे देखो यहाँ पे पहुंचा, अब इसके बाद ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगा, ये और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगा, और रिफ्लेक्ट होके ये और रिफ्लेक्ट होके, और ये तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा बिकॉज बिल्कुल 90 डिग्री पे हुआ। सो रिफ्लेक्ट होके जो भी आगे मिलेंगे वो कहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, फोकस पे। So in figure C, a plane wave is incident on a concave mirror and on reflection we have a spherical wave converging to the focal point F। जैसे अब रिफ्लेक्ट होता जाएगा वो कहाँ पे कन्वर्ज होता जाएगा, F पे कन्वर्ज होगा, क्योंकि प्लेन वेव्स आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे कन्वर्ज होता है, फोकस पे। In a similar manner we can understand refraction and reflection by concave lens and convex mirror too। कॉन्केव मिरर की जगह कन्वेक्स मिरर में भी सेम केस, और कन्वेक्स लेंस की जगह कनकेव लेंस में भी सेम केस होगा, वहां पे वो डाइवर्ज होगा, कन्वेक्स मिरर में भी डाइवर्ज हो जाएगा। बट आपको समझना ये है कि भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे पूरा एक शेप बना लेते हैं जिसके कारण देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट आ जाएगा। ये आपका कॉन्केव मिरर है और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द शेप ऑफ मिरर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान से सुनना, उसका नाम है डोपलर इफेक्ट। अगर 11th में आपने डोपलर इफेक्ट पढ़ा होगा साउंड्स में तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, बट प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। वी शुड मेंशन here that one should be careful in constructing the wavefronts if the source is moving। जितने भी केस थे उसमें सोर्स मूविंग नहीं था, सोर्स स्टेशनरी था, मतलब सोर्स मतलब जहां से निकल रहा है बल्ब या कुछ भी एक चीज। मान लो अगर सोर्स मूव हो रहा हो तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज नो मीडियम एंड द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये मान लो ये ऑब्जर्वर है और यहाँ से सोर्स जो है लाइट का वो दूर जा रहा है, then later wave fronts have to travel a greater distance to reach the observer। अब देखो यहाँ से मान लो वो यहाँ पे पहुंच गया, तो इससे वेव फ्रंट को यहाँ पे पहुंचने के लिए कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, hence it takes longer time, ऑब्वियस सी बात है टाइम भी ज्यादा लगेगा। so the time taken between, समझ में आया मैं क्या बोला बेटा, समझ में आया ना, कि भाई अगर ये आपका ऑब्जर्वर है, मान लो अगर आपका ये सोर्स मूविंग है तो यहाँ पे पहुंच गया तो उसको यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब काफी ज्यादा टाइम लगेगा। द टाइम टेकन बिटवीन द अराइवल ऑफ 2 successive wave fronts hence longer at the observer than it is at the source।
और मान लो उसकी जगह पे कोई बंदा यहाँ पे होता तो, या फिर यहाँ पे होता तो, अब इसके कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगेगा। Thus, when the source moves away from the observer, the frequency as measured by the source will be smaller. Frequency उसकी क्या होगी? कम होगी। Why frequency कम होगी? Frequency is equal to 1 upon time. Time period जितना ज्यादा, frequency उसकी कम हो जाएगी। And this is known as the Doppler effect. समझाऊंगा, ध्यान से पहले समझ, ये थोड़ा समझने की ट्राई करिए। 25%, फिर इमेज के थ्रू 25% समझाऊंगा, और फिर वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। ओके, astronomers call the increase in wavelength due to Doppler effect as redshift, since a wavelength in the middle of the visible region of the spectrum moves towards the red end of the spectrum, and when waves are received from a source moving towards the observer, देखो जब सोर्स दूर जा रहा है तो रेड, एंड जब सोर्स नजदीक आ रहा है मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, देयर इज एन अपरेंट डिक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ कम होती जाएगी। दिस इज रिफर्ड टू एज ब्लू शिफ्ट। सोर्स दूर जा रहा है तो रेड शिफ्ट होगी, और सोर्स नजदीक आ रहा है तो क्या होगी? ब्लू शिफ्ट होगी। बराबर? ओके, प्लीज राइट इट डाउन, तो फिर मैं फॉर्मूला के थ्रू आगे आपको समझा सकता हूं, बट पहले इतना लिख लीजिए। लिख लिया? अब देखो ये रहा, है क्या नहीं? देखो, डिक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी, उसकी तरफ आएगा। यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली लिखा हुआ मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जैसे देखो ये मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, क्या होगा? डिक्रीज इन वेवलेंथ। मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये वाला ऑब्जर्वर से मूविंग अवे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज इन वेवलेंथ। और वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है? रेड की ज्यादा होती है। और वेवलेंथ किसकी कम होती है? ब्लू की। ऑब्जर्वर अगर ये साइड है और सोर्स इस साइड मूव हो रहा है तो डिक्रीज इन वेवलेंथ होगा। ऑब्जर्वर यहाँ पे है और सोर्स इस साइड मूव हो रहा है तो इंक्रीज इन वेवलेंथ होगा, इसलिए रेड शिफ्ट। पक्का? अब मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये रहा उसका वीडियो, ठीक है? अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि अगर जैसे जैसे देखो लाइट ऑब्जर्वर से, हाँ, नजदीक आ रही है तो क्या हो गया? नजदीक आ रही थी, देखो ऐसे मूव हो रही है तो ब्लू हो गया, और दूर था तो रेड हो गया। वापिस एक बार चेक करते हैं, देखो। हाँ देख लो, अभी ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर काफी नजदीक है, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर दूर है। देखो जैसे नजदीक वाला ऑब्जर्वर है तो आप देख सकते हो कि ब्लू है। अब वही सोर्स धीरे 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 दूर जा रहा है तो उल्टा केस हो गया कि भाई ये ऑब्जर्वर नजदीक हो गया, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लू हो गया और यहाँ पे रेड हो गया, क्योंकि वेवलेंथ जितनी बढ़ जाएगी उस हिसाब से चेंज होगा। समझ में आया? पक्का? यही चीज है डॉपलर इफेक्ट, यही चीज है आपकी डॉपलर इफेक्ट। क्लियर हो गया? डन? तो उसका एक फॉर्मूला है फॉर वेलोसिटीज स्मॉल कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में अगर वेलोसिटी उसकी कम है, we can use the same formula which we use for the sound wave। साउंड वेव के लिए जो हम डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? द फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी del v by v is given by minus v radial by c। del v by v is equal to माइनस v रेडियल बाय c, ये है उसका फॉर्मूला। अब व्हाट इज v रेडियल? v radial is the component of the source of velocity along the line joining the observer to the source relative to the observer। ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का जो रिलेशन है उसका वी रेडियल। वी रेडियल इज कंसिडर्ड पॉजिटिव व्हेन द सोर्स मूव, देखो ये चीज याद रख लेना, वी रेडियल इज कंसिडर्ड पॉजिटिव व्हेन द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जब दूर जा रहा है तब वी रेडियल को पॉजिटिव मानेंगे। दस दस डेप्लर शिफ्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ये रहा, देखो डेल वी बाय वी इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाय सी। डेल वी बाय वी इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाय सी, ये उसका। ओके, और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी लिखी हुई है, और वो पॉइंट है द फॉर्मूला गिवन अबव इज वैलिड ओनली व्हेन द स्पीड ऑफ सोर्स इज स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, उसके ऊपर हम काफी छोटी होगी तो ही।
A more accurate formula for the Doppler effect, which is valid even when the speed are close to that of light, requires the use of Einstein special theory of relativity. अगर आपको स्पीड ज्यादा होगी तो ये नॉर्मल फार्मूला नहीं लगा सकते, आपको आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा. And the Doppler effect for light is very important in astronomy. It is the basis for the measurement of the radial velocities of distant galaxies. इससे तो हमें पता चलता है गैलेक्सी कितनी दूर है, पर आप सोचोगे सर हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो वो बोलते रहते कि भाई इतने करोड़ों किलोमीटर दूर है. वो इसके थ्रू होता है डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि कंपैरिजन हो जाता है कंपैरिजन के थ्रू. क्लियर हुआ? पक्का? कुछ भी डाउट नहीं है ना? चलो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं. देखो पहला ही इलस्ट्रेशन बहुत ही बढ़िया है. क्या है कि भैया what speed should a galaxy move with respect to us so that sodium light at this nm is observed at this nm. सोडियम लाइट की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इतनी, वेवलेंथ इतनी है, वो हमें इतनी दिखनी चाहिए. तो स्पीड ऑफ गैलेक्सी हमारे से कितनी स्पीड से मूव करनी चाहिए वो हमें फाइंड करना है. इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला आपको सबको पता है, वी लैम्बडा इज इक्वल टू सी. वी लैम्बडा इज इक्वल टू सी. सी इज इक्वल टू, ओके फॉर्मूला यही है ना, वी लैम्बडा इज इक्वल टू सी. वी लैम्बडा इज इक्वल टू सी. व्हाट इज वी? फ्रीक्वेंसी है बेटा. लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय एफ. एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा. देखो आपको ये v स्पीड ऑफ लाइट नहीं समझना. अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? पक्का? आप इसमें भी ये समझ रहे हो ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू है, ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है भैया. आपको ये मैं समझा दूं. ओके, ये वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी मतलब कैसे लिखी जाती है पता है आपको? न्यू, न्यू ऐसे, या फिर डेल एफ बाय एफ इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाय सी. हाँ हाँ, तो हमें एफ एफ लैम्बडा इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, बराबर है. अब इसको अगर आप चेंज करोगे, इसको अगर आप चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक सिंपल सा देखो ये फॉर्मूला मिलेगा, डेल एफ बाय एफ इज इक्वल टू माइनस डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा. सी तो कांस्टेंट होगा, सी तो कांस्टेंट होगा. पक्का? डेल एफ बाय एफ इज इक्वल टू माइनस डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा. बट आपको ये फॉर्मूला किससे रिमेम्बर हो रहा है? डेल एफ बाय इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाय सी. ओके, तो देयरफॉर कंपेयर करोगे तो माइनस डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाय सी. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें तो वी रेडियल फाइंड करना है. वी रेडियल का फॉर्मूला क्या होगा? सी इंटू डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा. सी इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट. 3 इंटू 10⁸. डेल लैम्बडा मतलब चेंज, 589.6 माइनस 589 nm मतलब 0.6 nm मतलब 10 का पावर माइनस 9. ओके, अपॉन ओरिजिनल. ओरिजिनल कितना है? 589 इंटू 10⁻⁻9. बराबर, इन दोनों को आप कट मार दो तो यहाँ पे तो इंटू 10⁻80 बचेगा. 3 इंटू 0.6 बाय 589 कितना होगा? 0.003506. तो फाइनल आंसर आएगा 3.506 इंटू 10⁻, कितना डिजिट शिफ्ट किया? 3, तो 10⁻5 मीटर पर सेकेंड. अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विद रिस्पेक्ट टू अस, हमारे रिस्पेक्ट में, कि भाई उसकी हमें ये फ्रीक्वेंसी देखनी चाहिए. अब यहाँ पे एक बात समझ लो कि अगर सोर्स ऑफ लाइट हमारी तरफ आता तो हमें ब्लू शिफ्ट दिखती, बराबर है, और सोर्स ऑफ लाइट हमारी तरफ आता
तब उसका फॉर्मूला क्या होता, ये किसके लिए, सोर्स ऑफ लाइट इज मूविंग अवे, ठीक है, इस केस में क्या है, मूविंग अवे है। अगर मूविंग टूवर्ड्स होता तो क्या होता फॉर्मूला, तो आंसर में नेगेटिव आता, क्या होता फॉर्मूला, v रेडियल इज इक्वल टू माइनस सी डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ओके, क्लियर हो गया, बराबर, डन, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ सेपरेटिंग टू मीडिया, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट वेव बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, व्हाई। अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप सरफेस पे जो सेपरेट करता दो मीडिया को, अगर आप उसको फेंकोगे तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होगा और उनकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जैसा ही ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, व्हाई, बिकॉज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अराइज थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे with the atomic constituents of matter. Atoms may be viewed as an oscillator which take up the frequency of external agency light causing forced oscillation, and the frequency of light emitted by a charged oscillator equals to the frequency of oscillation. Thus the frequency of scattered light equals to the frequency of incident light. नहीं समझ में आया, ओके। जब कभी भी सेपरेटिंग मीडियम पे लाइट गिरती है तो यहाँ पे जो उसके एटम्स हैं उसके साथ वो क्या होता है, इंटरेक्ट होता है। अब एटम्स जो है ना वो नेचुरल ऑसिलेटर्स हैं, एटम्स आर कंसीडर्ड टू बी ऑसिलेटर्स। अब वो क्या करेंगे, वो जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है उसको स्टॉप कर देंगे। फोर्स्ड ऑसिलेशन किसके कारण, लाइट के कारण जो फोर्स ऑसिलेशन है उसको स्टॉप कर देंगे। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन को स्टॉप कर दिया मतलब जो ओरिजिनल ऑसिलेशन था वही ऑसिलेशन आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वही का वही रहेगा। When light travels from rarer to denser medium, the speed decreases. Does the reduction in speed imply the reduction in energy carried by the light wave? Na. Energy carried by a wave depends on the amplitude of wave. वेव की एनर्जी स्पीड पे डिपेंड कर, आप बोलो सर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी कम हो गया तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, नहीं, वेव्स की बात ही नहीं है, वेव्स की एनर्जी उसकी एम्पलीट्यूड में होती है, एम्पलीट्यूड सेम रहती है, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तीसरा, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, square of the amplitude of the wave. What determines the intensity of light in the photon picture of light? वेव में तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो फोटोन में क्या होगा, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटोन पिक्चर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग एन एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखो इंसिडेंट, अगर मैंने लाइट को एज अ वेव माना तो उस पे किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, आई नॉट स्क्वायर, याद आया। बट अगर वो उसको मैं फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट मानूं कि वेव की जगह पार्टिकुलर में, जो नेक्स्ट चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसमें हम वेव एंड पार्टिकल्स दोनों मानते हैं, तो पार्टिकल्स में वो किस पे डिपेंड करेगा, तो इतने एरिया में, यूनिट एरिया में कितने फोटॉन्स यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं पर यूनिट एरिया डिसाइड, पर यूनिट टाइम वो उसे डिसाइड करेगा, ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं छोटे से हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करें। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nm, 600 nm मतलब 10⁻⁻9 मीटर फ्रॉम एयर ऑन अ ग्लास सरफेस, व्हाट इज द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड, कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.5 है, तो आपको पता है F इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, 3 × 10⁸ अपॉन 600 × 10⁻⁹ कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। अब हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें लैम्बडा ग्लास फाइंड करना है। लैम्बडा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा ग्लास के लिए फाइंड करना, बराबर है, तो लैम्बडा ग्लास के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करना पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू सी बाय वी ग्लास, n ग्लास के लिए c कितना है 3 × 10⁸ अपॉन वी ग्लास हमें नहीं पता है, तो देयरफॉर वी ग्लास कितना होगा 3 × वी ग्लास ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁸ अपॉन n ग्लास, n ग्लास कितना है 1.5, तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो देयरफॉर उसके बाद लैम्बडा ग्लास हमें सीधा मिल जाएगा। लैम्बडा ग्लास का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू F इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा, F इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा वी बाय एफ, वी ग्लास बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वी ग्लास कितना है अपना निकला
2 इंटू 10⁻⁸ और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हमारी 5 इंटू 10⁻14। तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 और ये होगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 बराबर है। और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 400 Nm। तो एयर में उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी क्या बोलते हैं वेवलेंथ थी, तो वेवलेंथ अब वो चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 400 Nm, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया ना इसलिए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। रेड कलर की लाइट है बराबर, ये वेवलेंथ है, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो हमें वेलोसिटी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन ग्लास फाइंड करना है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जस्ट गिव इट अ ट्राई। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या लगाना है, लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाय एफ बराबर, ये फॉर्मूला है। और म्यू इज इक्वल, म्यू मतलब एन, एन इज इक्वल टू एन, एन मीडियम, एन मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन वी मीडियम, ये दो फॉर्मूला लेके कर सकते हो। ओके, तो आज का लेक्चर काफी थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ, बट प्लीज स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।